नमस्कार। धोखा वहीं होता है जहां विश्वास होता है। तो क्या हम विश्वास ना करें? विश्वास तो हमें करना ही पड़ता है। आपने सुना ही होगा दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना से रोकने के लिए हमें सावधानी बरतना है। तो सावधानी बरते कैसे? हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP 9 में जन भागीदारी समिति के अकाउंट्स को मेंटेन करने की। आप में से कई लोग बहुत अनुभवी प्राचार्य हैं, कुछ अभी नए बने हैं और कुछ कतार में हैं। तो जब आप प्राचार्य बनते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि आप अपने किसी माथत पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। विश्वास आपको करना है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। आप कहीं मीटिंग पे जाने वाले हैं, किसी लंबी छुट्टी पे जाने वाले हैं, आपने कोई प्लान किया हुआ है, आपको 4 बजे जाना है, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक कोई भी गतिविधि नहीं है और 3:45 बजे एक चेक आता है, सर इस पर जल्दी साइन कर दीजिए। तो आप ऐसा ना करें, सावधानी रख रहे। ये जो चेक पे आप चेक पे जो साइन करते हैं, ये है बाउचर और इससे फ्रॉड किया जा सकता है। तो जब भी कोई बिल बाउचर को आप देखें, गंभीरतापूर्वक देखें, तब उस पर अपने हस्ताक्षर करें कि आपका हस्ताक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं बाउचरों की। बाउचर क्या होते हैं, कैसे काम, उसके आधार पर हम बाउचर एंट्री करेंगे। बाउचर एंट्री करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है, और बातचीत के दौरान मैं अपने कुछ अनुभव भी आपके साथ शेयर करते चलूंगा। तो चलिए अपन आज शुरू करते हैं। बाउचर हमारा लर्निंग आउटकम है कि आप बाउचर को परिभाषित कर पाएंगे, विभिन्न अकाउंटिंग बाउचर में अंतर कर सकेंगे, इन बाउचरों का टैली के विभिन्न अकाउंटिंग बाउचर में एंट्री कर सकेंगे। बात करते हैं बाउचर होते क्या है। लेखांकन की पुस्तकों में किए गए लेखों की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रपत्र बाउचर कहे जाते हैं। इन्हें साक्ष्य पत्र, आधार पत्र, गवाह पत्र आदि के नामों से भी पुकारा जाता है। बाउचर ऐसे लिखित विलेख को कहते हैं जो लेन देन के कुछ तथ्यों की पुष्टि या गवाही देने का काम करते हैं। आमतौर पर एक बाउचर एक दस्तावेज होता है जो दिखाता है कि सामान खरीदा गया है या सेवाओं का प्रतिपादन किया गया है। भुगतान को अधिकृत करता है और खाता बही को इंगित करता है जिसमें ये लेन देन दर्ज किए जाने। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो दिखाता है कि सामान खरीदा गया है या सेवाओं का प्रतिपादन किया गया है, जो उसको प्रमाणित करता है, इसलिए इसको हम प्रमाणक कहते हैं बाउचर को। एक एग्जांपल है, हम फीस जमा करते हैं, चालान से फीस जमा होती है, चालान की कॉपी हम बच्चों को देते हैं, बच्चे बैंक में जाते हैं, फीस जमा करते हैं और एक कॉपी लाके हमको लौटाते हैं और हम उसको एंट्री हमारे DFCR में करते हैं। तो ये हमारे लिए बाउचर है, जो प्रमाण है कि बच्चे ने फीस जमा कर दिया है। हमें इसको यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि बैंक की प्रॉपर सील लगी है कि नहीं, और इसका मिलान फिर हम लोग बैंक के स्टेटमेंट से भी करते हैं और इसको हम DFCR में एंट्री करते हैं। DFCR मतलब डेली फीस कलेक्शन रजिस्टर में इसकी एंट्री हो जाती है जिससे पता चल जाता है कि इस बच्चे ने फीस जमा किया हुआ है। बैंक में कोई चीज़ डिपॉजिट करना है तो इस प्रकार के हम फॉर्म का उपयोग करते हैं, जैसा आप सब लोग करते हैं। तो ये बाउचर है जो ये प्रमाणित करता है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया। इसका आधा हिस्सा बैंक रख लेता और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो काउंटर फाइल है वो उस पर सील लगा के आपको बैंक वाला वापस कर देता है। तो आधा हिस्सा राइट हैंड वाला उसके लिए, बैंक के लिए बाउचर होता है, और लेफ्ट हैंड वाला हमारे लिए बाउचर का काम करता है। जब आप चेक लिखते हैं तो चेक में आप डेट डालते हैं, किसको पेमेंट करना है उसकी एंट्री करते हैं। जब भी आप गवर्नमेंट का चेक लिखें तो यहाँ पे डबल लाइन खींच के रखें ताकि कोई भी भुगतान हो तो वो अकाउंट पे ही हो। ये चेक में इसका विशेष ध्यान रखें। चेक पे पहले से साइन करके ना रखें, ऐसी बहुत सारी सावधानियां हैं। तो ये हमारे लिए एक बाउचर है, इस बाउचर का आधार पे एंट्री होती है। इसी चेक बुक के शुरू में एक लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड स्लिप। उसमें चेक नंबर हम डालते हैं, डेट डालते हैं, किसके पक्ष में चेक लिखा गया उसका नाम डालते हैं और चेक में अमाउंट कितना था उसकी एंट्री करते हैं। और इसके बाजू में यहाँ पर हमको काउंटर साइन कर देना चाहिए कि हमने इसको चेक की कर लिया है, या इसके साइड में यहाँ पर एक इनिशियल बना देना चाहिए। इसके अलावा हम लोग एक चेक इशू रजिस्टर भी बनाते हैं जिसमें चेक का डिटेल डालते हैं। ये एक
क्रॉस चेकिंग है ताकि हमें विवरण हो। कई बार जो चेक के साथ रिकॉर्ड स्लिप होती है बहुत छोटी होती, गुम सकती है, लेकिन रजिस्टर हमको सुरक्षित रखता है। रजिस्टर को आप प्रमाणित कर लीजिए और उसमें इस तरीके से एंट्री कीजिए। मैं एक और सुझाव देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन और आपको खींच लेनी चाहिए और जब चेक आपका क्लियर हो जाता है तो उसकी एंट्री यहाँ पे कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक मैनुअल रैंक रिकंसिलेशन भी होते चलता है। जब आप कोई परचेसिंग करते हैं तो आपके नाम से बिल आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें जीएसटीएन नंबर जरूर हो। रजिस्टर्ड व्यापारी से हमें माल परचेज करना है, सीरियल नंबर हो, डेट हो, यहाँ पर व्यापारी के साइन हो और इसको फिर आप रजिस्टर में चढ़ा लेते हैं। कोई पेमेंट करते हैं तो इस तरीके से आपकी रिसिप्ट वाउचर होती है। रिसिप्ट वाउचर भी आपके लिए प्रमाणक का काम करते हैं कि आपने किसी को पेमेंट किया तो बदले में उसने स्वीकार किया कि उसे इतने इतने रुपए का चेक मिल चुका है। आपने कुछ सर्विस का काम करवाया है और उसको चेक इशू किया तो उससे भी हमको रिसिप्ट मिली, तो कैसे रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर इस प्रकार के होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, इसमें भी सीरियल नंबर होता है, डेट होती है, लेने वाले के नाम के सिग्नेचर होते हैं। कोई आप परचेज करते हो तो यहाँ पर आप सप्लायर का नाम होता है, यहाँ पे बायर का नाम होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन होंगे, HSN कोड होगा, क्वांटिटी होगा और इसमें GSTN नंबर जरूर होगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति के बिल इस प्रकार से आएंगे। आप कोई एक्सपेंसेस करते हो तो एक्सपेंसेस के बिल इस प्रकार से आएंगे, तो उसकी आपको एंट्री करना, ये आपके लिए वाउचर का काम करता है। कोई आप ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस देते हैं तो ये डेबिट वाउचर है। कई बार क्या करते हैं आप लोग, नोट शीट पे इसको उल्लेख कर ले तो नोट शीट भी आपके लिए वाउचर का प्रयोग करती है। तो ये वाउचर का उद्देश्य क्या है? वाउचर के उद्देश्य क्या है? ये सुनिश्चित करने के लिए कि लेन देन स्वीकार्य, वैध है, वैलिड है, इसलिए हम वाउचर का उपयोग करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रविष्टियां साक्ष्य के साथ की गई है, हम वाउचर का उपयोग करते हैं। हम यह देखने के लिए सभी लेन देन रिकॉर्ड किए गए और कुछ भी तो नहीं बचा है, इसलिए हम पेडेंट कैंसिल करते हैं। गैर व्यापार लेन देन को हम नजरअंदाज कर लेते हैं और धोखाधड़ी का और त्रुटियों का पता लगाना है तो वाउचर हमारे काम आते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी आप किसी भी दस्तावेज पर साइन करें तो एक बार उसे अवश्य पढ़ लें। जल्दीबाजी में किसी भी दस्तावेज पे हस्ताक्षर न करें, खासकर ऐसे दस्तावेज जो कि वित्तीय प्रक्रिया से जुड़े हो, जो वित्त से जुड़े हो, तो उस पे जब आप साइन करें तो सोच समझ कर करें। कोई भी पैसा अपने नाम पर अपने अकाउंट में न लें, सरकारी पैसा। इनकी विशेषताएं क्या होती है कि हम इनकी परिस्थितियों की जांच कर सकते हैं, दस्तावेज के द्वारा कर सकते हैं, साक्ष्य के रूप में काम आते हैं। वाउचर, पावती, चेक काउंटर की फाइलें, पे स्लिप, मिनट बुक, अन्य पत्राचार, ये सब दस्तावेज जो हमारे काम आते हैं। ये दस्तावेज सपोर्ट, ये ट्रांजेक्शन को प्रमाणित करने के लिए होते हैं और ये ऑडिटिंग के लिए भी काम आते हैं। तो इसको आपको सिस्टमेटिक फाइल करके रखना पड़ता है और उसको पेड इन कैंसिल करते चलते हैं हम। जब हम चेक बुक, कैश बुक को भरते हैं तो कैश बुक को भरने के बाद जब साइन करते हैं तो इसको हम इसके उपयोग करते चलते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो जनरल पॉइंट्स होते हैं कि हमको वाउचर में क्या देखना है, सीरियल नंबर देखना है, डेट देखना है, नेम देखना है, एड्रेस, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अप्रूवल एंड सिग्नेचर, और यदि आवश्यकता हो बहुत ज़्यादा बड़ा पेमेंट तो उसमें रेवेन्यू स्टाम्प भी लगाया जाता है। तो ये थे हमारे टैली में इससे संबंधित चीज़ों का विवरण। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब कुछ वाउचर एंट्रियां करके देखेंगे कि हमारे काम की कौन कौन सी एंट्रियां हैं और उसका क्या उपयोग है। तो अब मैं आपके सामने क्या करता हूँ, टैली की स्क्रीन लेके आता हूँ जिसमें आप देख पाएंगे कि वाउचर क्या है, उसमें एंट्री कैसे करना है, उसका उपयोग क्या है। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पे हम आते हैं। चलिए, वाउचर एंट्री को समझने के लिए सबसे पहले टैली के आइकन पे जाते हैं, उसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने से टैली हमारे सामने ओपन हो जाती है। कंपनी सेलेक्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एक पिछली वीडियो में जन भागीदारी समिति पवई बनाए थे, इसको ओपन कर लिए। गेटवे ऑफ टैली में चलते हैं। हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली आ गया है। आप देखेंगे कि ये मास्टर्स है, मास्टर्स का उपयोग हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में सीखे हैं। इसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शन्स में। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर है, या तो आप वी बटन को प्रेस कीजिए या आप एरो की से आइए अकाउंटिंग वाउचर्स पे और एंटर कीजिए। एंटर करने पे आप देखेंगे कि हमारे सामने
बाउचर एंट्री की स्क्रीन दिखने लगती है। F4 पर कांट्रा बाउचर है। यह कांट्रा बाउचर वह बाउचर होता है जो आप पैसा बैंक में जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं। यदि आपके 2 या 3 बैंक अकाउंट है तो एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करने में इस बाउचर का उपयोग करते हैं। मान लेते हैं आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो आपने लिखा कैश अकाउंट, और मैं आपको डेबिट क्रेडिट करना बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, आप बाउचर का चयन कर लीजिए। आप पैसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपने कैश का चयन किया, और आपका खाता था बैंक ऑफ इंडिया में तो आपने बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। देखिए यहाँ पे करेंट बैलेंस शून्य है अभी, और बैंक में आपके 30,30,301 रुपए है, और आप एंट्री कर रहे हैं अभी 1 अप्रैल की। मान लीजिए आपने 500 रुपये निकाले तो 500 रुपये आपने दर्ज किए, इंटर करते हैं। तो आपने जो पैसा निकाला होगा वो चेक से निकाला होगा, तो ये चेक आ गया। यहाँ स्पेस बार आप प्रेस करके देखिए तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, चेक, फंड ट्रांसफर और अदर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेक का उपयोग कर रहे हैं, तो हमने एरो की से चेक का चयन किया, और यहाँ पे देखो अमाउंट आ गया, इंटर करते हैं। चेक की रेंज आ गई। क्या आपने क्रॉस यूजिंग करने चाहते हैं? तो यदि क्रॉस यूजिंग करना चाहते हैं तो उसको हमको यस करना पड़ेगा, इंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर ये ऑटोमेटिक ले लिया। जब आपको ध्यान होगा, जब हम लोगों ने बैंक अकाउंट बनाए थे तो चेक रेंज सेट किए थे, तो ये आप यहाँ पे अगर आते हैं स्पेस बार दबाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास कौन से चेक के रेंज आपने एंट्री करके रखी हुई है। तो यदि आपने पहले ए सीरीज का चेक काटा है तो उसका आप चयन कर लीजिए, ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट नंबर ये ले लेगा, आप देख लीजिए, इंटर कर लीजिए। बीइंग नरेशन लिख दीजिए, बीइंग अमाउंट ड्रा फॉर एडवांस। तो ये आपने एंट्री कर ली और उसको सेव कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, बाउचर आपका सेव हो गया। एक्सेप्ट करने से, इंटर करने से बाउचर सेव जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कांट्रा बाउचर की एंट्री हमारे यहाँ साल भर में मुश्किल से एक आध बार होती है, नहीं होती। हम प्राय कैश अमाउंट का ड्रा नहीं करते हैं। हम यदि हमको कैश निकालना होता है किसी कार्यक्रम वगैरह के लिए तो हम किसी के नाम से उसका एडवांस शो करते हैं। प्राचार्य स्वयं के नाम पे कभी कैश ड्रा नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं, हम समझते हैं अगला बाउचर। अगला बाउचर हमारा पेमेंट बाउचर। इसको भी समझना बहुत आसान है। पेमेंट बाउचर, पिछला बाउचर हम देखे थे कांट्रा बाउचर, उसकी शॉर्टकट थी F4, अब F5 है पेमेंट बाउचर। आप किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो इस बाउचर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक आता है हमारे पास में एफसी रिसिप्ट बाउचर। तो कांट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट, ये 3 प्रकार के बाउचर ऐसे हैं जो सिंगल मोड और डबल मोड दोनों रूप में उपलब्ध हैं। यदि आपको बहुत सहूलियत होती है डेबिट क्रेडिट करने की तो आप डबल मोड में कीजिए, अन्यथा आप सिंगल मोड में कीजिए। सिंगल मोड में एंट्री करने पे गलतियां होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जब आप पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए, तो स्पेस बार को आप प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पर आपको दिख जाता है बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। तो जो बैंक अकाउंट जब आपने बनाया था इसमें एलियास का उपयोग किए थे, तो जो एलियास था उसमें हमने अपना अकाउंट नंबर डाला था। यदि आप इसको भी चयन करेंगे तो यहाँ पर वह बैंक अकाउंट को ही चयन करेगा। देखो हम ऐसा करके देखते हैं, इंटर किए, देखिए यहाँ बैंक ऑफ इंडिया ले लिया। ये बता रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया में अभी आपके पास में 30,29,801 रुपये और आप कोई पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई मजदूरी का काम कराया तो हमने यहाँ वेजेस का अकाउंट खोले। अब आप देखिए वेजेस का अकाउंट नहीं है तो क्या आपको वापस मास्टर्स में जाना पड़ेगा? गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे आप, मास्टर्स में फिर लेजर क्रिएट करेंगे तो एक कठिन काम होगा। उसका सरल तरीका है कि यहीं पर आप आल्ट सी बटन प्रेस कीजिए। कौन सी बटन? आल्ट के साथ प्लस आल्ट बटन और सी बटन, तो ये स्क्रीन आपके सामने जाती है। आप यहाँ खाता बना ली, वेजेस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको खाता खोलिए आप, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, और इसको कंट्रोल ए द्वारा आप सेव कर लीजिए। जैसे ही आप सेव करते हैं तो अब स्क्रीन कहाँ चलेगी आपकी? अमाउंट पर। आपने किसी लेबर को 1200 रुपये पेमेंट किए। अभी हम कास्ट सेंटर का उपयोग कर रहे हैं। यदि कास्ट सेंटर का उपयोग नहीं करना चाहते तो वापस चलिए वेजेस अकाउंट पे, और ऑनलाइन आप किसी लेजर में करेक्शन भी कर सकते हैं। तो मैंने बैक स्पेस आया, कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस किया, इंटर करता हूं। देखिए यहाँ पे कास्ट सेंटर आर एप्लीकेबल हो गया, उसको नो कर लीजिए, इंटर कीजिए, आगे बढ़िए।
वेजेस हमने पेमेंट कर दी है, नरेशन हमने कैसे दिया, उसको चेक से दिया है, जो लेबर आया था उसके लिए हमने चेक काट दिए, सेल्फ का चेक काट दिए। तो क्रॉस चेक है क्या, नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, अकाउंट पे नहीं है तो हम स्पेस बार दबा देंगे, तो ये यहाँ से हट गया कि वो व्यक्ति जाके कैश ले ले। यदि आप चाहे उसका अगर अकाउंट नहीं होगा तो आप उसको हम सिंपल चेक देंगे, उसका अकाउंट होगा तो क्रॉस चेक देंगे। यदि बड़ा अमाउंट है आपका तो हमेशा याद रखिए क्रॉस चेक ही आपको यूज करना है। यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए, बीइंग वेजेस पेड टू मिस्टर मनोज मस्तकार फॉर कटिंग ग्रास। आपने कोई घास कटवाई थी 3 दिन, उसकी मजदूरी थी, उसका नोट शीट, और चाहे तो आप यहाँ पे और लिख सकते हैं वाइट प्रपोजल नंबर कुछ आपका होगा, उसका नंबर या नोट शीट का नंबर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर लीजिए। और जैसे ही आपने यहाँ पे 1200 रुपये किए थे, यहाँ पे देखिए अमाउंट कम हो गया था, आप इंटर करके वाउचर को सेव कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, यस। तो आपका पेमेंट वाउचर भी सेव हो गया। वाउचर चयन करने के बाद हमको क्या देखना है, यहाँ पर डेट देखनी है। F2 से आप डेट बदल सकते हैं, तो हमने F2 से डेट बदल दी, 2 तारीख में आ गया, 2 तारीख में हम पेमेंट कर रहे हैं। यदि आप एजुकेशनल मोड पर एंट्री कर रहे होंगे तो आप 1 तारीख और 2 तारीख में जितनी चाहें उतनी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आप 3 तारीख 4 तारीख में एंट्रियां नहीं कर पाएंगे या फिर मंथ के लास्ट में कर पाएंगे। अभी हमने डेट चेंज कर दी है, पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने के लिए हम बैंक का उपयोग कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे वेजेस दी, फिर से 1500 रुपये वेजेस के दिए। और यदि आप कोई खर्च करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने टेलीफोन बिल चुकाया, टेलीफोन एक्सपेंसेस था, ये 10,000 रुपये का एक चेक काटे आपने इसके लिए। तो इसको आपको ध्यान होगा, हमने कॉल सेंटर बनाए थे कि अलग अलग टेलीफोन नंबर थे, उनके अलग अलग बिल आते हैं जो एनालिसिस करने में हमारे काम आते, कौन सा फ़ोन जिसपे कि हमारा नेट वगैरह चलता कितना यूज में आता। तो हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो हमें स्क्रीन पे देखने लग जाते हैं कि हमारे पास में 3 नंबर चल रहे थे, तो हमने 3 नंबरों का चयन किया। इसका बिल था 3,000 रुपये का। दूसरा स्पेस बार दबाते हैं, दूसरे वाले का बिल था हमारा 2,000 का। और तीसरा जो नंबर था हमारा, उस पे आ रहा था हमारा 5,000 का बिल। तो इस प्रकार से आपने अभी 2 व्ययों का खर्चा एक साथ एंट्री कर रहे हैं। तो हमारा एक पक्ष जो पेमेंट है जिसमें हम क्रेडिट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं जिससे हमारा पैसा जा रहा है, वो है बैंक ऑफ इंडिया। और हम पेमेंट कर रहे हैं वेजेस का, टेलीफोन एक्सपेंसेस का। तो ये ज्वाइंट एंट्री कहलाती है। जब आप एक से अधिक सौदों का लेखा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, या एक से अधिक ट्रांजेक्शन को एक साथ करते हैं तो उसे हम कहते हैं जॉइंट एंट्री। तो अभी आप जॉइंट एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा आप मान लीजिए ऑडिट फीस भी देते हैं। आप एक दिन बैठे हैं और आपने कहा कि चलो ये सब चीज़ें हम दे देते, तो अब देखो ऑडिट फीस आपके पास में है नहीं, तो आपने Alt+C किया और ऑडिट फीस का एक अकाउंट बना दिया। ऑडिट फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कास्ट सेंटर नो रहेगा, कंट्रोल ए द्वारा आपने सेव कर दिए। मान लीजिए आपने CA को 3,500 रुपये दिए, इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, तो उसके पहले जैसे ही आप 15,000 रुपये पे इंटर करेंगे तो बैंक संबंधी डिटेल आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये बैंक संबंधी डिटेल आ गया। तो देखिए वेजेस अकाउंट के नाम से पूरा 15,000 रुपये हो रहा है, जबकि आपने 3 चेक काटे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बैक स्पेस की को प्रेस कीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपको सभी प्रकार के लेजर दिखने लगे। तो सबसे पहले हम वेजेस का ही चयन करते हैं। पहले हमने वेजेस का ही चेक काटे हैं। चेक कितने काटे, 1,500 रुपये को, तो हमने यहाँ 1,500 रुपये दर्ज किए और एंटर करते हैं। एंटर करने पे पूछता है वो क्रॉस चेक है कि नहीं, ये कैसा यूज कर रहे हैं, तो हमने देख लेते हैं। क्रॉस नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, अगर क्रॉस चेक है तो अकाउंट पे ही लिखा रहने दीजिए, एंटर कीजिए। देखो ऑटोमेटिक उसने चेक नंबर यहाँ पे दर्ज कर लिया कि इंस्ट्रूमेंट नंबर कितना था। अब हम तीसरे चेक का उपयोग कर रहे हैं, एंटर कर देते हैं। वेजेस के बाद हम दूसरा जो पेमेंट किए थे वो था टेलीफोन एक्सपेंस को, यहाँ बैक स्पेस करते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस का चयन कर लेते हैं।
10,000 रुपये हमने इसमें दर्ज किए। आगे बढ़ते ये भी चेक था, अकाउंट पे चेक। और तीसरा हमने सीए को दिए तो यहाँ ऑडिट फीस एंटर कर लेते हैं, चेक था एंटर कर लेते हैं। तो देखिए हमने चेक की पूरी डिटेल यहाँ पे दर्ज कर दी। टैली में ये करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप चाहे तो एक के बाद एक एक एंट्रियाँ भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल एंट्रियाँ, और आप चाहे तो ज्वाइंट एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी एंट्रियाँ एक डेट की है और तीनों के चेक अलग है। तीनों का आप लिखेंगे और एक बैलेंस आपका निकल लेगा। तो इंटर कर लेते हैं और नरेशन डाल देते हैं, बीइंग अमाउंट पेड टू मिस्टर रमेश फॉर गार्डन एंड टेलीफोन बिल पेड वाइड बिल नंबर डैश 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 डेटेड। तो इस तरीके से भी आप एंट्री कर सकते हैं। आल्सो अमाउंट पेड टू मिस्टर सीए फॉर ऑडिट फीस। तो उसका जो भी नाम हो आप डाल देंगे, फॉर ऑडिट फी। तो इस तरीके से आप बाउचर एंट्री कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो इसी बाउचर में हर एंट्री के बाद आप नरेशन भी सेपरेट लिख सकते हैं। टैली में इसकी भी फैसिलिटी है। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो हमने एक बाउचर और सेव किया। चलिए अब यदि हम एक साथ बहुत सारी एंट्री कर रहे हैं, ज्वाइंट एंट्री कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर जगह हमें नरेशन मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम स्केप करते बाहर निकलते हैं, अकाउंट इन्फो में चलेंगे। अकाउंट इन्फो में चलने के बाद बाउचर टाइप पे चलते हैं, अल्टर पे चलते हैं और इस पेमेंट बाउचर का हम चयन कर लेते हैं, इंटर करते हैं। पेमेंट बाउचर आ गया, इस बाउचर में हम अल्ट्रेशन कर सकते हैं। इंटर करते हुए चलते हैं और यहाँ पे देखिए प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन बाउचर में यहाँ पे चल के मैं वाई बटन प्रेस करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यस हो गया। इस बाउचर टाइप अल्ट्रेशन स्क्रीन को मैं कंट्रोल ए द्वारा सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल ए द्वारा मैंने सेव कर लिया। जो पेमेंट में चेंज करना था मैं कर चुका हूँ। स्केप करता हूँ, बाहर चलता हूँ, फिर वापस आता हूँ मैं गेट वेब टैली में और अकाउंटिंग बाउचर पे चलता हूँ, इंटर करता हूँ। पेमेंट बाउचर है, F2 से मैं डेट बदल देता हूँ। अब 3 तारीख की मैं एंट्री कर रहा हूँ। मैंने बैंक ऑफ इंडिया से कुछ चेक काटे। देखिए अब मैंने बैंक का चयन किया तो बैंक ले रहा है। यदि मैं स्केप करके यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 1 तो भी वो बैंक को ले लेता है। तो मैंने यहाँ पे चयन कर लिया बैंक ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर टेलीफोन बिल पेमेंट कर रहा हूँ। टेलीफोन का मैंने चयन किया, टेलीफोन बिल, इंटर। 2,500 रुपये टेलीफोन बिल आया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आपके यहाँ मदे बदल सकती है, अमाउंट बदल सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे आगे कौन से उसका पेमेंट कर रहे थे। आपका कोई एक नया नंबर था, मान लीजिए वीपीएन था, तो हमने यहाँ पे आल्ट सी करके बना दी कि वीपीएन का बिल अब जाके आया। तो इंटर करते हैं। ये टेलीफोन एक्सपेंसेस के अंतर्गत इसको आपने जन भागीदारी से दे दी, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट में अलॉटमेंट नहीं था और बिल भी थोड़ा था, तो आपने यहाँ पे उसका वीपीएन का चयन कर लिए। अब नरेशन ले सकते हैं, वाइड बिल नंबर, बीएसएनएल का जो भी बिल नंबर है वो डाल दीजिए, डेटेड ये आपने डाल दी, जो बिल था आपके पास में आया था। ये मान लीजिए 31 मार्च को आपके पास में आया था और आपने मार किए थे, तो बिल पे जो डेट डाली होगी वो आप डाल दे रहे 31/3/2021। ये इस तरीके से हम आप नरेशन भी लिख सकते हैं। दूसरा आपने क्या किया, वेजेस दिया।
अब आपने यहाँ पे 400 रुपये की वेजेस दिए, नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिपेयरिंग डोर, को दरवाजे में प्रॉब्लम आई थी, छोटी मोटी मजदूरी आपने दे दी, तो रिपेयरिंग ऑफ डोर, तो इसको आपने इंटर कर लिए। तो देखिए आपका हर ये जगह पे आप नरेशन लिख पाते हैं। आपके यहाँ पे कुछ मेहमान आए और आज आप कलेक्टर साहब आ गए और आपने कुछ उनके स्वागत के लिए 2-4 बुके खरीदे हैं और कुछ बिस्किट्स वगैरह खरीदी हैं। अब इसको किस नाम से देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो हमने मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस डाल दिए और ये हमने 500 रुपये यहाँ पे दर्ज कर दिए, एंटर कर दिए। कास्ट सेंटर का खाता खुल रहा है, तो हम बैक स्पेस करके कास्ट सेंटर की अगर जरूरत नहीं तो कास्ट सेंटर को बंद कर देते हैं इंटर करके। तो कास्ट सेंटर को आपने नो कर दी, कंट्रोल के द्वारा सेव कर दिए। 500 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिए, नरेशन बीइंग अमाउंट पेड फॉर जीबीएस मीटिंग कुछ बाउचर्स वगैरह थे या जो भी हो जिसके प्रावधान उसके तहत आपने यहाँ पे नरेशन लिख दिए। अब जब आपने ऐसा लिख दिया तो आपने क्या किए थे, चेक अलग अलग काटे हैं। तो आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए कितने का चेक काटे, 2500 का, तो 2500 रुपये हमने डाल दिए। चेक नंबर एंटर करते हुए चल देखिए चेक नंबर ऑटोमेटिक लेने लगा। बैक स्पेस यहाँ पे लेंगे, वेजेस आपने अब पूरी की पूरी एंट्री कर दी आपने अदर के नाम पे, है ना। चेक तो निकाले लेकिन कैसा निकाले, चेक से पूरा 900 रुपये निकाल दिए और बाकी अमाउंट आपने कैश पैड किया था। तो आप चाहो तो नरेशन लग सकते हैं, बीइंग अमाउंट ऑफ 900 पेड एस कैश, कि आपने 900 रुपये ड्रा किए थे है ना किसी क्लर्क के नाम पर, उसने उसको पैड कर दिया और वो चेक उनके नाम पे लिखा हो तो नरेशन में चेक का भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये थी पेमेंट वाउचर की एंट्रियां। अब हम लोग चलते हैं कुछ रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करके देखते हैं। F6 हमारा रिसिप्ट वाउचर है, हमने F6 का बटन प्रेस किया। जैसे हमने F6 रिसिप्ट वाउचर की, देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिसिप्ट आ गया, उसका नंबर आ गया और यहाँ पे डेट आ गई। F2 से हम डेट बदल लेते हैं। सबसे पहले 1/4 की हमारी एंट्री है। 1/4 में जैसे हम स्पेस, अब आ गया अकाउंट नंबर, यहाँ पे स्पेस बार आप प्रेस करेंगे, आपके सामने 2 प्रकार खाते दिखेंगे, या तो बैंक या कैश। इसमें एंट्री में सवाल ही नहीं। रिसिप्ट हो रहा तो हमारे पास निश्चित तौर पे बैंक में पैसा आ रहा है, बच्चा चालान से फीस जमा कर रहा है। मान लीजिए उसने फीस जमा की है, एकेडमिक फीस जमा की है और ये फीस आई थी हमारे पास में आज के दिन में DFC के यार से 32,450 रुपये। तो हमने लिख दिया 32,450 रुपये, एंटर करते हैं। जब मैंने कास्ट सेंटर इनेबल किया था तो बहुत सारे जो एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस पे कास्ट सेंटर इनेबल हो गया है, तो इसको हम लोग नो कर देंगे। तो हमें कास्ट सेंटर की ज़रूरत प्राय नहीं है, यदि आपको नहीं है तो आप इसे इनेबल ना करें। तो एकेडमिक फ़ीस पे चलते हैं। एकेडमिक फ़ीस हमारी थी 32,450 रुपये, ये DFCR में लिखी थी। DFCR को आप चेक करेंगे और उसके चेक करने के बाद इसकी एंट्री करेंगे। पैसा कैसे आया, बच्चों ने जमा किया है, तो बच्चे जो पैसे जमा करते हैं बैक स्पेस पे चलते हैं, या बच्चों ने कैसे किया है, कैश से जमा किया है, चालान से। और जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालें तो उसमें दिखाता है अलग अलग चालान के नाम से पैसा आपको मिला हुआ है। तो आप यहाँ पे डाल देंगे, इंस्ट्रूमेंट नंबर कुछ होता नहीं है, चाहे तो आप उसके चालान नंबर डाल सकते हैं यदि आपके यहाँ चालान सिस्टम हो। तो इसमें चालान नंबर 1, 1, 2, 4, 6 इस चालान के नंबर के लोगों ने पैसा जमा किया है ना। एंटर कर लेते हैं। अब नरेशन में डाल देंगे बीइंग एकेडमिक फीस रिसीव्ड एज पर DFCR पेज नंबर, आपका मान लीजिए जो भी पेज नंबर चल रहा हो, मान लीजिए पेज नंबर उस समय चल रहा है 34, तो आप डाल देंगे 34 एज पर DFCR पेज नंबर 34।
और इसकी एंट्री सेव कर लेंगे, जिससे आपको पता चले कि 32,450 रुपये का लेखा जो आपने की है वो एज पर DFCRC की है, आप सेव कर लेते हैं। दूसरी तारीख फिर हम F2 से डेट चेंज कर लेते हैं। हमने F2 से डेट चेंज किया, यहाँ पे हमने बैंक का चयन किया। आज टीसी कटी, 2 बच्चे टीसी ले गए, टीसी फीस 50 रुपये, हमने 100 रुपये यहाँ पे दर्ज कर दिए। देखो टीसी फीस में भी इनकम और एक्सपेंसेस में आ रहा, तो हमने कंट्रोल+Enter बटन प्रेस किए और कास्ट सेंटर को नो कर दिए। तो जैसा मैं बताया कि यदि आपको आवश्यकता न हो तो आप कास्ट सेंटर को इनेबल मत कीजिए। तो ये आ गया टीसी फीस, हमने 100 रुपये टीसी फीस थी। कैसी मिली, ये बच्चों ने जाके बैंक में जमा कर दी थी, कैश लाए थे। नरेशन लिख देंगे। अब नरेशन में दोबारा आपको सब लिखने की जरूरत नहीं, आप Ctrl+R का उपयोग कीजिए। देखिए Ctrl+R का उपयोग किया तो अपने आप आपके उसमें लिखा हुआ आ गया जो नरेशन पिछला था। अब पेज नंबर आपका बदल गया, मान लीजिए 34 नंबर पे, तो आप पेज नंबर 34 डाल दीजिए। और आपको यदि लगता है तो आप चाहें तो यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, डेट ऑफ एंट्री भी। इसको एंटर कीजिए और इस वाउचर को सेव कर लीजिए। F2 से आगे चलते हैं, डेट चेंज हो गई 3 तारीख। फिर बच्चों ने फीस जमा करी, एंटर करते हैं। आज बच्चों ने एकेडमिक फीस जमा की तो हमने एकेडमिक फीस लिख दी। एकेडमिक फीस आज बच्चों ने जमा की थी 56,070 रुपये जमा हुए हैं, जो भी आपके फीस का है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। पैसा मिला हमको कैश का, कैश की एंट्री करेंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर जो भी हो डालेंगे, है ना। और यहाँ पे नरेशन में Ctrl+R का उपयोग कर लीजिए। अब पेज नंबर यहाँ पे था 35, एंटर कर लीजिए। तो इस तरीके से आप रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। आप चाहो तो रिसिप्ट में ज्वाइंट की एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे DFCR की आप तो एंट्री कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप इसको अलग अलग दिखाएं। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि हॉस्टल की फीस भी हम बच्चों से लेते हैं, तो देखते हैं उसकी एक एंट्री करके। F2 हम डेट चेंज कर दी, 4 तारीख पे आ गए। हमने बैंक से फीस मिली है। पहली फीस तो मिली हमको एकेडमिक फीस, जो थी 45,000 रुपये। दूसरी फीस हमको टीसी बच्चों ने भी लिए, 2 टीसी कटी तो उसके 100 रुपये। तीसरा था बच्चों ने हॉस्टल फीस दी है, तो Alt+C से हम खाता बना लें, क्योंकि हमारे पास में खाता नहीं है। यदि हमने खाता बनाया तो एक बार चेक कर लेते हैं। हॉस्टल फीस के नाम से देखो हॉस्टल फी रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमने हॉस्टल फीस रिसीव, 2 स्टूडेंट्स ने 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3-3 महीने की फीस जमा की है, तो 3,000 रुपये बच्चों ने जमा किया, तो हमने 3,000 रुपये लिख दिए। 2 बच्चों ने 500 रुपये फीस जमा की है, तो हॉस्टल फीस आ गई। देखिए कास्ट सेंटर बहुत परेशान करा, तो कास्ट सेंटर को आप चाहें तो F11 से बंद कर सकते हैं। मैं F11 से कास्ट सेंटर को बंद कर देता हूँ। अभी कास्ट सेंटर बंद है क्योंकि हमें वाउचर एंट्री मोड पर है। तो ये नो कर दिया मैंने, Ctrl+A द्वारा सेव किया। अब नरेशन लिख दूंगा। एकेडमिक फीस मिली है, कैसी मिली, पूरी कैश में मिली हमको। कितनी मिली है, 45,000 रुपये। एंटर करते हैं, बैक स्पेस पे आते हैं, टीसी फीस का चयन करते हैं, ये 100 रुपये है। फिर एंटर करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं। अब यहाँ पे हॉस्टल फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं, 3,000 रुपये करते हैं, और यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं बीइंग। या आप नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, हम तो Ctrl+R द्वारा उसको कॉपी कर लें। पेज नंबर 36 पे एंट्री थी, या जो भी आपका पेज नंबर चल रहा हो उसके पे आप लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, और इस वाउचर को सेव कर लीजिए। तो इस प्रकार हमने रिसिप्ट वाउचर की भी एंट्री की। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिनका हमको लेजर क्रिएट करना पड़ता है और जानना पड़ता है कि उसमें हमारे पास में साल भर के दौरान कितने प्रकार के खर्च हुए हैं। एक पक्ष होता है खर्चे का, लेकिन उसमें दूसरे 3-4 पक्ष जुड़े होते हैं। तब उस समय हम लोग क्या करें, तो उस समय हम लोग ड्यूज की एंट्री करते हैं और फिर पेमेंट की एंट्री करते हैं। यदि कहीं हमें कुछ लेना तो हम ड्यूज की एंट्री करते हैं और फिर रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं F7 जनरल वाउचर। तो अभी हम लोगों ने 3 प्रकार के वाउचर देखे, कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट। तो अब चलते हैं हम लोग, ये अभी सिंगल मोड में था, इसको अगर हम ड्यूल मोड में लाएंगे तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं F12 बटन प्रेस करते हैं, कॉन्फ़िगर की एंटर करते हैं,
जैसे इसको एंटर करते तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले नंबर में, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कांट्रा बाउचर। ये सिंगल मोड पे यस, इसको मैं नो कर देता हूँ। और यदि आपको डेबिट क्रेडिट समझता है तो आप डेबिट क्रेडिट को यहाँ पे यस लिखा ही हुआ है, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री, कंट्रोल ए द्वारा सेव कर लीजिए। अब आप देखिए डेबिट क्रेडिट आ गया। हम लोग F4 पे चलते हैं, कांट्रा बाउचर पे एंटर करते हैं। हमने बैंक से पैसा ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने यहाँ बैंक का चयन कर लिया, हमने 1000 निकाले, कैश निकाले, चेक नंबर देखो ऑटोमेटिक ले लिया। अब चेक की रेंज बदल गई तो हम बैक स्पेस करके आते हैं, इस रेंज का चेक ले लेते हैं। तो देखिए इसका पहला चेक अपने आप ऑटोमेटिक ले लिया, एंटर करते हैं। डेबिट हुआ कैश, हमने कैश निकाला, बीइंग अमाउंट ड्रा एस एडवांस टू मिस्टर। अब आपने किसी जिसको भी दिया हो, मास्टर मान लीजिए आपने हमारे किसी क्लर्क को दिया, तो मान लीजिए तो मनोज कुमार को आपने एडवांस दे दिया, उसका नाम लिख दीजिए, अमाउंट ड्रा एज एडवांस टू मिस्टर मनोज कुमार फॉर प्रिपेयरिंग वर्कशॉप। कोई वर्कशॉप थी, उसके लिए आपने कहा कि छोटा मोटा काम है, कुछ नाश्ता पानी ला लो, और आपने उसको एक वर्कशॉप के लिए एडवांस दे दिया। तो आपने एडवांस लिया है और उसकी हमने एंट्री कर ली, पैसा निकाले और उसको हमने पैसा दे दी, ये हमको याद है। तो ये था कांट्रा बाउचर। अब हम चलते हैं F5 पेमेंट बाउचर। तो बाउचर में मान लीजिए हम इंश्योरेंस पे ऐड कर रहे हैं तो हमने इंश्योरेंस का चयन किया, इंश्योरेंस के रूप में हमने दिए 3600 रुपये, एंटर किए इंश्योरेंस 3600 रुपये, नरेशन लिख देंगे। क्रेडिट कैसा हुआ, हमने इसके लिए बैंक का उपयोग किया, हमने बैंक का चयन कर लिया, चेक नंबर हमने डाला और इसके बाद नरेशन लिख दिए थे, बीइंग अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस और वाइड रिसीप्ट नंबर डेटेड एक 4/21 हमने डाल दिया रिसिप्ट नंबर और इसको सेव कर लिया। तो इस प्रकार से हम पेमेंट बाउचर की एंट्री भी कर लेते हैं। इसके बाद आखिरी आती है हमारी रिसिप्ट बाउचर। हम रिसिप्ट बाउचर में एंट्री कर लेते हैं। तो क्रेडिट क्या होगा, तो एकेडमिक फीस हमारे लिए आए हैं, तो एकेडमिक फीस को हमने चयन किया, 34,500 रुपये हमको एकेडमिक फीस के रूप में मिले। कैसे मिले, बैंक ऑफ इंडिया से, कंट्रोल ए द्वारा हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे कैश अकाउंट का हम चयन करेंगे, आगे बढ़ते हैं, नरेशन लिख देते हैं, कंट्रोल आर का उपयोग करते हैं। एकेडमिक फीस ये 36 नंबर के पेज पे थी तो इसको हमने कंटिन्यू किया, आगे बढ़ते सेव करते हैं, F2 से डेट चेंज करते हैं। एक और एंट्री करके देखते हैं, एकेडमिक फीस हमने चयन किया, एकेडमिक फीस आया इसलिए क्रेडिट हुई है, आज हमको मिली है 23,000 रुपये फीस बच्चों ने दिया है। एक और टीसी फीस दी है तो हमने यहाँ क्रेडिट का उपयोग किया। अब हम ज्वाइंट एंट्री कर रहे हैं डबल मोड में, तो हमने टीसी फीस का चयन किया, ये मिली हमें 100 रुपये, एंटर करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया आ गया। और कोई मधु तो आप लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए। एकेडमिक फीस हमको मिली है कैश के रूप में, हमने यहाँ पे स्पेस बार दबा के कैश का चयन किया, 23,000 रुपये इसमें हमने एंटर किए। आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह डाल देते हैं, आगे बढ़ते हैं, बैक स्पेस करते हैं और फिर टीसी फीस का चयन करते हैं। 100 रुपये हुआ, ये भी बच्चों ने चालान से जमा की थी, कैश हुआ, एंटर कर लेते हैं और इस प्रकार से बाउचर को हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल आर द्वारा हमने नरेशन टाइप वापस कर दिया, पेज नंबर 37 पे था। बीइंग एकेडमिक फीस रिसीव्ड एज पर DFCR, और उसमें चाहो तो और ऐप ऐड कर लीजिए कि इसमें टीसी फीस भी हमको मिली थी। तो ये हमारे पास में हमने सिंगल मोड और
डबल मोड में, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, दोनों मोड में हमने पेमेंट, कांट्रा पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री की है। जैसा कि आपको पता ही कि मैं भी इस वक्त होम आइसोलेशन पे हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इस होम आइसोलेशन का कुछ सकारात्मक प्रयोग करूँ, आप लोग के साथ जुड़ूँ, आपकी समस्याओं को हल करूँ। आप लोगों के दुआओं से मैं जल्द ही ठीक हो रहा हूँ। तो यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ हैं, तो आप फटाफट पूछ लीजिए कि एक बार मैं फिट होने के बाद जब कॉलेज पहुँच जाऊँगा तो हो सकता है कि आपके लिए फिर मैं वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि मुझे फिर दूसरे प्रशासनिक कार्यों में जुटना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसको बताते चलें। कल हम लोग बचे हुए कुछ बाउचर्स की ओर एंट्री करेंगे और उसको देखेंगे कि इसमें किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो अभी मैं एस्केप बटन दबा रहा हूँ। एस्केप बटन दबाने के बाद मैं चलता हूँ डिस्प्ले में, फिर एक बार डी दबाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे डे बुक आ गई। Alt F2 का मैं चयन करता हूँ, इंटर करता हूँ, एस्केप की प्रेस करता हूँ, फिर इंटर करके एस्केप की प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए मेरे पास पूरे के पूरे बाउचर उपलब्ध हो गए, जितने बाउचर में अभी तक हम लोगों ने एंट्री की थे। यदि आप Alt F1 का उपयोग करते हैं तो हमको डिटेल मिल जाती है कि हमने इस प्रकार के बाउचर का उपयोग किया है। यदि आप और इसमें डिटेल देखना चाहते हैं तो F12 कॉन्फ़िगर का उपयोग कीजिए। डिटेल के बाद में आप नरेशन एंटर कीजिए, नरेशन को आप यस कीजिए, बिल वाइज हो तो उसको कीजिए, कास्ट सेंटर हो तो उसको यस कीजिए, बैंक डिटेल को भी यस कीजिए, एडिशनल डिटेल को भी यस कीजिए और इंटर करते हुए आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें मिलने लगी, ये डे बुक हो गई। पूरा डिटेल में आप देख पाएंगे कि ये डे बुक हो गई। मैं स्कैप करता हूँ, अकाउंट बुक पे चलता हूँ, कैश बुक पे चलता हूँ। देखिए यहाँ कैश बुक मेरी तैयार हो गई। कैश हमने एक बार निकाले थे और ये चूंकि हमको जरूरत नहीं थी, केवल एंट्री करने की सिखाने के उद्देश्य से मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर करना बताया था। अदरवाइज हम लोगों ने ये बैंक अकाउंट निकाले, एंटर करते हैं, फिर बैंक अकाउंट पे जाते हैं, एंटर करते हैं, तो ये हमें इस प्रकार से मंथ वाइज ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं। आप इंटर कीजिए, देखिए आपको पूरा बैंक का अकाउंट मिल गया डिटेल। ये पूरा बैंक का अकाउंट डिटेल मिल रहा है, ये करंट बैलेंस है। अब यहाँ पर मल्टी चेक प्रिंट करने का ऑप्शन भी हमारे पास में, उसको कॉलम के हिसाब से बना सकते हैं और यहाँ पे रिकंसल भी कर सकते हैं। तो F5 जब जाके जब करते हैं तो देखिए रिकंसिलेशन हो गया। ये करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बारे में मेरा एक वीडियो सेपरेटली यूट्यूब पर है कि टैली में बैंक रिकंसिलेशन कैसे, दो तरीके से होता है, एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है ऑटोमेटिक। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हमने 3 प्रकार की एंट्री की है। कल हम कुछ और खर्चों को एंट्री करेंगे, कुछ और खर्चों को देखेंगे, उसको जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं। तो आज को हम वीडियो यही समाप्त करते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी भी क्षमताएं आज की पूरी हो रही है और आपके बहुमूल्य समय में आप आधा घंटा दे पाएंगे, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए। संजय पब्लिकेशन से मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP 9। इस पुस्तक को आप अपनी लाइब्रेरी में अवश्य बुलाएं, इसे एक बार आप पलटा के देखें। इसको बहुत ही सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा में मैंने लिखा है। पूरे प्रैक्टिकल स्क्रीनशॉट के साथ पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में 400 पेज है, 450 रुपये इसकी कीमत है और पब्लिशर इस पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है। जब आपको ये पुस्तक बहुत ही कम दामों में उपलब्ध हो रही है, क्योंकि चूंकि मैंने अपनी रॉयल्टी छोड़ी है, क्योंकि ये पुस्तक आप सबके काम आ सके, इसलिए इसको हमने कम दाम में मार्केट में उतारा है। लागत मूल्य पे पुस्तक बाजार में उपलब्ध है और ये फ्लिपकार्ट पर भी और अमेज़न पर भी है। तो आप चाहें तो वहाँ पर भी इसका ऑर्डर कर सकते हैं। और यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे अवश्य पूछिए। मेरा ईमेल आईडी आपके पास में है, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।